हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज की इस कक्षा में, आज के इस सेशन में नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का जो पहली किताब है, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति, उसका जो एनसीईआरटी में पहले सेकंड चैप्टर हुआ करता था, अब पहला चैप्टर बन गया है दो ध्रुवीयता का पतन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो आज बच्चों इस चैप्टर को हम एक बार में वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और इसके सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके परीक्षा 12th के लिए और सीयूईटी के लिए महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। हालांकि मैं इसको टॉपिक वाइज पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो प्लेलिस्ट में है, आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। अब आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ठीक पहले एक चैप्टर हुआ करता था एनसीईआरटी में पहले, शीत युद्ध का दौर, जो अभी तक भी सीयूईटी के सिलेबस में मेंशन था। यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अगस्त 2023 में, तो अब तक मेंशन है, आगे हट जाए तो मुझे नहीं पता। तो शीत युद्ध का दौर भले ही चैप्टर हटा दिया गया है, पर उसके बैकग्राउंड को समझे बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। उसके बैकग्राउंड में क्या था? उसके बैकग्राउंड में यह था कि बच्चों देखो, 1939 से 1945 तक, लगभग 44 खत्म होते तो 45 तक क्या चला दुनिया में? दुनिया में चला था बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसे कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध। क्या कहा गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था बच्चों, इसमें दो तरह के राष्ट्र थे। एक था धुरी राष्ट्र और एक थे मित्र राष्ट्र। ध्यान रखना, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ये दो तरह का समूह बना हुआ था, जिन समूहों में आपस में युद्ध हुआ। जो धुरी राष्ट्र थे वो हार गए मित्र राष्ट्रों के द्वारा। धुरी राष्ट्रों में अगर मैं बात करूं, जिसको एक्सिस पावर कहा गया, और मित्र राष्ट्रों को अंग्रेजी में एलाइड पावर कहा गया। तो धुरी राष्ट्रों में जो प्रमुख रूप से शामिल देश थे, उसमें था इटली, उसमें था जर्मनी, उसमें था जापान। और जो मित्र राष्ट्र था उसमें सारी महाशक्तियां थी, सोवियत संघ, अमेरिका, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश उसमें शामिल थे। ठीक है, वो कहानी खत्म हुई। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ बच्चों, उसके बाद जो मित्र राष्ट्र थे, उन मित्र राष्ट्रों में भी आपस में एक बहुत बड़ी होड़ मची। बहुत बड़ी सत्ता के लिए, शक्ति के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए शक्ति की होड़ मच गई। और उस होड़ में जो दो महाशक्तियां बनकर उभरी, वो एक बनी अमेरिका, जिसे आप यूएसए के नाम से जानते हैं, और एक सोवियत संघ, जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते थे, जो अब नहीं है। वो नहीं है इसीलिए चैप्टर है। ठीक है, समझाऊंगा कैसे। देखो, अब इसमें आप कहोगे सर उस समय ब्रिटेन भी तो था, फ्रांस था, इनका क्या हुआ? देखो, ब्रिटेन हाल में ही दुनिया में बहुत लोगों को गुलाम बनाकर अभी अभी बाहर निकला था। तो ब्रिटेन की शक्ति तो वैसे ही कम हो चुकी थी, और उसके पास अब सदियों से अपने कॉलोनीज में या उपनिवेशों से लड़ते लड़ते, जिनको गुलाम बनाया था उनसे लड़ते लड़ते उनकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने और सोवियत संघ ने यह दिखा दिया कि नए राजा हम हैं। खास करके माना जाता है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराए गए, उस बम गिराने का ध्येय ही यही था कि किसी तरह यह दिखा देना है कि भैया हम पावरफुल हैं। तो दुनिया में दो महाशक्तियां बनकर उभरी। अब देखो बेटा, दो जो महाशक्तियां बनकर उभरी, ये दोनों महाशक्तियां केवल शक्ति के हिसाब से नहीं थी, बल्कि विचारों के हिसाब से थी। कैसे? बेटा, अमेरिका जो था वो लेकर चल रहा था पूंजीवादी लोकतंत्र को, पूंजीवाद और लोकतंत्र को। उसका मानना था कि भैया लोकतंत्र रहना चाहिए और पूंजीवाद रहना चाहिए। पूंजीवाद के बारे में मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था में जो बाजार होता है उसे मुक्त कर दिया जाता है, मांग और पूर्ति के हिसाब से सारी चीजें तय की जाती हैं, सरकार न्यूनतम हस्तक्षेपकारी हो जाती है। सरकार क्या करती है? हर चीज में इंटरफेयर नहीं करती है। और जो एक कल्याणकारी भावना है ना, कि इनको नौकरी दो, इनको स्वास्थ्य दो, इनको शिक्षा दो, इसकी बहुत चिंता सरकार नहीं करती है। वो कहते हैं भैया कमाओ खाओ, हमको टैक्स दो, अपना इलाज करा लो। ठीक है ना? तो ये पूंजीवाद है जिसमें मुक्त व्यापार होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? व्यक्तिगत संपत्ति की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? व्यक्तिगत संपत्ति, प्राइवेट चीजें इसमें ज्यादा रहती हैं। इसमें सरकार हर चीज पे मालिकाना हक बनाकर नहीं बैठती है। तो व्यक्तिगत संपत्ति जैसी चीजें रहती हैं, ये एक इसकी विशेषता रहती है। जो सोवियत संघ आया मेरे बच्चों, ये किसको लेकर चल रहा था? साम्यवाद या समाजवाद, जो स्टालिन लेनिन जैसे नेताओं ने किया था। आपको पता है रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, और 1917 की, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, उस रूसी क्रांति के बाद एक समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की गई थी।
ठीक है। बाद में 15 गणराज्य बने थे तो ये मिलकर सोवियत संघ बना था। ये सोवियत संघ क्या है? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। 15 गणराज्यों से मिलकर, 15 छोटे छोटे देशों ने मिलकर सोवियत संघ बनाया था, जिसमें सबसे प्रमुख था रूस। तो इसको सोवियत संघ कहा गया। ये साम्यवादी विचारधारा को लेकर चलता था, ये कल्याणकारी राज्य को लेकर चलता था, और यहां कोई लोकतंत्र नहीं था, एक ही पार्टी थी। ये कल्याणकारी विचारधारा को लेकर चलता था। अब इन दोनों गुटों में क्या हुई? एक होड़ शुरू हो गई, और उस होड़ को ही कहा गया शीत युद्ध का आरंभ, या जिसको कहा गया कोल्ड वॉर एरा। और ये कब से कब तक चला है बच्चों? ये चला है कैसे, मैं बताऊंगा। 1945 से 1991 तक। सर 91 में क्या हुआ, उसी बारे में ये चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का जब अंत हुआ, मैं समझाऊंगा अभी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि दुनिया जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो खेमों में बट गई। दोनों खेमों में बटने को ही शीत युद्ध का प्रारंभ कहा जाता है, और इसे ही दो ध्रुवीयता का प्रारंभ भी कहा जाता है। दो ध्रुवीयता, इसको क्या कहा जाता है? दो ध्रुवीयता का आरंभ। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है? दुनिया दो ध्रुव या दो पोल्स में बट गई। जैसे हमारी ये पृथ्वी है बेटा, जैसे लेट सपोज मान लीजिए कि हमारी यहां पर ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी अगर है तो ये पृथ्वी का एक पोल ये होता है, एक पोल ये होता है ना। दो अलग अलग पोल हो गए, दोनों आपस में मिल नहीं सकते कभी, इतने दूर, इतने एक दूसरे के क्या है, कंपटीशन में चल रहे हैं। तो इसी तरह एक ध्रुव हो गया अमेरिका, और एक ध्रुव हो गया सोवियत संघ, है ना। तो ये दुनिया क्या हुई? दो ध्रुवों में बट गई, और पूरी दुनिया के देश किसी न किसी ध्रुव के पीछे जाने लगे। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने चंद्रयान के लॉन्चिंग के बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, यानी बहुध्रुवीय विश्व। वो क्या है और भारत शुरू से कैसे इसकी वकालत करता है, मैं बात करूंगा। तो यहां क्या आ गई? दो ध्रुवीयता आ गई, और इसे ही शीत युद्ध का आरंभ कहा जाता है। तो दो ध्रुवीयता का अंत जानने से पहले, जो चैप्टर का नाम है, या दो ध्रुवीयता का पतन समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि दो ध्रुवीयता होती क्या है, या दो ध्रुवीयता प्रारंभ कैसे हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का दो गुटों में बट जाना ही दो ध्रुवीयता कहलाता है, या दो ध्रुवों में बट जाना, और इसी को शीत युद्ध का आरंभ कहा जाता है। ठीक है, एक कहानी तो यहां समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम शीत युद्ध को भी समझ लेते हैं कि भाई शीत युद्ध या कोल्ड वॉर जिसे हम कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तो एक ऐसी स्थिति जब युद्ध का माहौल बना हो किंतु प्रत्यक्ष युद्ध ना हो, वो शीत युद्ध उसको हम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर रोज घुर्राते हैं, आज तुम्हें मार दूंगा, आज तुम्हें मार दूंगा। मारता कोई नहीं है, क्योंकि दोनों को पता है कि वहां क्या है, एक शक्ति संतुलन है। वहां क्या है, एक जितने मजबूत है उतना ही मजबूत वो है। भाई एक भी कमजोर रहेगा, दूसरा उसको मार देगा। लेकिन शीत युद्ध क्या होता है? जब दोनों गुटों को, दोनों ध्रुवों को यह पता रहता है कि अगर हम में से कोई भी अटैक करने जाएगा तो दूसरा ग्रुप भी हमको मारेगा, उस कारण से युद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। तो प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन युद्ध जैसी संभावना हमेशा वहां पर बनी रहती है। हमेशा लगता है कि अब युद्ध हो गया कि तब हो गया, उसे शीत युद्ध कहते हैं। यह कागजों पर लड़ा जाने वाला युद्ध होता है। कागजों पर लड़ा जाने मतलब पेपर पर एक दूसरे की बुराई करना, अखबार में एक दूसरे की बुराई करना, मीडिया में एक दूसरे को बदनाम करना, या हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, ये करना। ये कागजों पर लड़ा जाने वाला युद्ध है। एक दूसरे को नीचा दिखाया जाने वाला युद्ध है। एक दूसरे को हर प्रकार से नुकसान पहुंचा दिया जाए, इसकी षड्यंत्र का युद्ध है। तो शीत युद्ध क्या है? एक ऐसा माहौल जब प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना हो रहा हो पर युद्ध जैसी आशंका बनी रहे, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक बात। और ये जैसे अभी भारत और चाइना में एक तरह का शीत युद्ध तो होता है, प्रत्यक्ष युद्ध कभी नहीं होता, लेकिन अक्सर लगता है कि अब युद्ध हो गया कि कभी हो गया। तो ये चीज जो है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा जाने लगा, जिसे हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ सर। दो ध्रुवीयता क्या है? जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का दो धड़ों या गुटों में बट जाना और सत्ता के दो केंद्र बन जाना, इसे हम दो ध्रुवीयता कहते हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको नहीं बताऊंगा, बस सिंपल तरीके से बताऊंगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि भैया दुनिया में एक ऐसी स्थिति आई कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट बने, और एक गुट बना पूंजीवाद का, जो अमेरिका नेतृत्व कर रहा था। उसमें लोकतंत्र था, उसमें मुक्त व्यवस्था थी, है ना। पूंजीवाद और समाजवाद में थोड़ा सा आप लेकर चलिएगा इसको, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं, पूंजीवाद और समाजवाद, अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो आपको दो चीज दिखाई देगी। भाई पूंजीवाद में यह दिखाई देगा कि यहां पर क्या रहेगा, मुक्त अर्थव्यवस्था। क्या रहेगी? मुक्त अर्थव्यवस्था रहेगी।
ठीक है, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, न्यूनतम हस्तक्षेप। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कीमत प्रणाली। कीमत प्रणाली किस पर चलती है, मांग और पूर्ति पर। मतलब सरकार हर चीज की कीमत तय नहीं करेगी, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतें तय कर दी जाएंगी। ठीक है, और जो अमेरिका चल रहा था वो लोकतंत्र को भी लेके चल रहा था। इसके अलावा व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, उद्योग हो, संपत्ति हो, सब प्राइवेट हाथों में। ये दो चार इसके मुख्य जो है इसके एक तरह से कह सकते हैं कि फीचर्स होते हैं। समाजवाद में क्या है, केंद्रीयकृत, केंद्रीयकृत या नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत या नियंत्रित अर्थव्यवस्था रहेगी, है ना, हर कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, है ना। यहां पर सामूहिक संपत्ति रहती है, सामूहिक संपत्ति, यानी कि कलेक्टिव ओनरशिप रहेगा। एक केंद्रीकृत या नियंत्रित अर्थव्यवस्था रहेगी, सब कुछ सरकार के हाथ में होगा, सामूहिक संपत्ति रहेगी, और कल्याणकारी राज्य। सामूहिक संपत्ति मतलब सारी संपत्ति सरकार के हाथ में, कल्याणकारी राज्य रहेगा। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, कल्याणकारी राज्य से मतलब यह होता है कि सरकार हर व्यक्ति की चिंता करेगी। सरकार किसको रोजगार मिला, किसको नहीं मिला, स्वास्थ्य मिला, शिक्षा मिला, खाना मिला, सारी चीजों की चिंता सरकार करेगी। तो यह चीज यहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो अब यहां पर क्या हुआ, दो ध्रुवीयता में जब दो गुटों में बटा तो ये दो गुट विचारों की भी बढ़ गई। अच्छा, जो मैंने आपको शीत युद्ध बताया, ये इसमें एक बात और आप नोट कर सकते हैं यहां पर कि ये विचारधारा का भी युद्ध होता है, विचारधारा का युद्ध, विचारधारा का भी युद्ध था। ठीक है, शीत युद्ध जो है वो विचारधारा का भी युद्ध था, जो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में लड़ा जा रहा था। तो एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे ध्रुव का सोवियत संघ कर रही थी। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो दुनिया का दो ध्रुवों में बट जाना, दो गुटों में बट जाना, दो समूहों में बट जाना, दो ध्रुवीयता कहलाई। और अमेरिका के पीछे वो देश चले गए जो पूंजीवाद में, लोकतंत्र में भरोसा कर रहे थे, जिसमें खास करके पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। और सोवियत संघ के साथ वो लोग चले गए जो किसके जो कौन थे, जो एक तरह से साम्यवाद में भरोसा कर रहे थे या अमेरिका के खिलाफ थे, वो पूर्वी यूरोप के देश थे। इसलिए एक पश्चिमी गठबंधन कहलाया, एक पूर्वी गठबंधन। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो ये दो ध्रुवीयता का मतलब था। अमेरिका ने अपने गुट के यूरोपीय देशों के साथ नाटो का गठन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 1949 में बना। इसका मतलब क्या था, ध्यान से समझिएगा। इसको एक और नाम दिया गया बच्चों, इसको पश्चिमी गठबंधन भी नाम दिया गया, इसको पश्चिमी गठबंधन ये भी नाम दिया गया। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ कि जब अमेरिका ने एक गुट बनाया और सोवियत संघ ने एक गुट बनाया, जैसे आप स्कूल में भी देखते होंगे, जब दो बाहुबली रहते हैं, दो डॉन रहते हैं, तो अपने अपने गुर्गा बनाते हैं, अपने अपने चेले चपाटे बनाते हैं। तो अमेरिका ने अपने चेले चपाटों को पकड़ा, तो जो यूरोप का पश्चिमी हिस्सा था, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी का आधा हिस्सा, फ्रांस, ये सारे जो देश थे, ये देश इसके साथ मिलकर नाटो बना लिए। और नाटो में एक चीज घोषणा कर दी गई कि अगर इसमें से, ध्यान से सुन लेना, नाटो में यह घोषणा की गई कि अगर हम में से किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो हम मानेंगे कि हम सभी लोगों पर हमला हुआ और मिलकर जवाब देंगे। यह एक तरह से सोवियत संघ को धमकी थी कि अब हम में से किसी को छूना मत। दोबारा बता रहा हूं, नाटो जो 1949 में बना, जिसका नाम पश्चिमी गठबंधन रखा गया क्योंकि पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश और अमेरिका इसमें शामिल थे, इसको इसमें यह कहा गया कि अगर हम में से किसी भी एक देश पर अगर कोई हमला करता है तो हम ये मानेंगे कि सब पर हमला किया जा रहा है। ये इन्होंने नाटो बनाया। यही नहीं, एशिया में जाकर इन्होंने सेंटो, बता देता हूं, पहले ये फर्स्ट चैप्टर में हुआ करता था, फिर भी आप जान लीजिए, सेंटो, इसके अलावा सीटो, ठीक है ना, मध्य एशिया और बाकी दक्षिणी एशिया के लिए सेंटो और सीटो जैसा भी समूह अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया, ये भी ध्यान रखना। तो नाटो, सेटो, सेंटो, ये सब की सब चीजें किसने बनाई, अमेरिका ने बनाई। क्योंकि पहला चैप्टर हटा दिया गया है तो मैं उसकी कुछ कुछ चीजें इंक्लूड करके भी आपको बता रहा हूं कि आपको सुना सुना सा लगे, सुना सुना एग्जाम में ना लगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
तो अमेरिका के गुट ने बनाया नाटो, जिसको पश्चिमी गठबंधन कहा गया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और कहा गया कि हम में से अगर किसी को भी छुआ गया तो हम मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला है। सोवियत संघ ने उसी गुट में क्या किया, वार्सा संधि कर ली 1955 में, और इसका नाम दिया गया पूर्वी गठबंधन। इसमें वो देश, खास करके बर्लिन जो आधा था, क्योंकि देखो 1961 में क्या हुआ था बच्चों, 1961 में एक बर्लिन की दीवार बनाई गई, ये ध्यान से समझ लेना। बर्लिन की दीवार में क्या हुआ, बर्लिन की दीवार में बर्लिन को दो हिस्से में बांट दिया गया। अभी आगे बताऊंगा मैं। एक तरफ जो पश्चिमी हिस्सा था वो अमेरिका के पक्ष में चला गया, और जो पूर्वी हिस्सा था वो सोवियत संघ के हिस्से में साम्यवाद में चला गया। बर्लिन के भी दो टुकड़े हो गए थे। तो बर्लिन से इधर जितने देश थे, ये सब पूर्वी गठबंधन, सॉरी इधर पूरब की तरफ, रूस की तरफ, ये सब पूर्वी गठबंधन कहलाए, और ये सोवियत संघ का खेमा था। तो इसे वार्सा संधि की गई। तो जो अमेरिका ने 1949 में नाटो बनाया, उसका जवाब दिया यूएसएसआर ने वार्सा संधि करके, और उन्होंने भी एक गठबंधन बना लिया। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप लोग रखिएगा। दो ध्रुवों के अतिरिक्त कुछ, अब एक बात और आपको इंपॉर्टेंट रखना है। अच्छा, एक बात और आप समझ लीजिए, यहां पर क्या हुआ कि जो अमेरिका था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो अमेरिका ने गुट बनाया, यहां मैं समरी में लिख देता हूं, जो अमेरिका ने गुट बनाया वो कहलाया पश्चिमी गठबंधन, और इसको नाम दिया गया पहली दुनिया के देश। क्या नाम दिया गया, पहली दुनिया, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो सोवियत संघ ने गठबंधन बनाया, बच्चों, उसका नाम दिया गया पूर्वी गठबंधन। क्या नाम दिया गया, पूर्वी गठबंधन, और इसको कहा गया दूसरी दुनिया का देश। क्या नाम दिया गया, दूसरी दुनिया का देश। अब कहानी यही नहीं रुकी। उसी वक्त बच्चों कुछ ऐसे देश जैसे भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, कुछ ऐसे देश जो हाल में आजाद भी हुए थे और जिनकी अपनी उम्मीदें थी, एस्पिरेशंस थी, उन्होंने कहा यार ये क्या तमाशा चल रहा है, दुनिया में कुछ देश जो है वो सोवियत संघ के पीछे भाग रहे हैं, कुछ देश अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं, तो ये जाकर अपने आप को गिरवी रख रहे हैं। अब तो अच्छा, एक गुट में चले गए तो दूसरे गुट से संबंध खत्म। और दूसरी चीज ये होगी कि अगर हमें अपने फायदे निकालने हैं, हमें अगर अपना काम करना है, तो हम दोनों में से किसी से बात नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों गुटों से तटस्थ रहना पड़ेगा, दूर नहीं, तटस्थ। मतलब ऐसा नहीं कि हम इन दोनों गुटों से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, हम संपर्क रखेंगे, अपना काम भी निकालेंगे, जरूरत पड़ी तो दोनों को समझाएंगे, हर मामले में अपनी राय भी रखेंगे, लेकिन किसी एक गुट का हिस्सा नहीं होंगे। और उनको कहा गया कि दो ध्रुवों के अतिरिक्त कुछ देश इन दोनों गुटों से तटस्थ रहे, इनको गुट निरपेक्षता कहा गया, गुट निरपेक्ष देश कहा गया। तटस्थ मतलब क्या होता है, न्यूट्रल रहना। तटस्थ मतलब क्या होता है, न्यूट्रल रहना। तो इन देशों ने यह तय किया कि हम क्या करेंगे, हम इन दोनों गुटों से एक तरह से तटस्थ रहेंगे, यानी कि न्यूट्रल रहेंगे, ठीक। और इन देशों को गुट निरपेक्ष देश कहा गया। भारत, मिस्र, इंडोनेशिया जैसे देश इसमें शामिल थे। गुट निरपेक्षता का अर्थ वैश्विक मामलों से तटस्थता नहीं था। यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्षता का यह कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि गुट निरपेक्षता में जो देश शामिल थे वो दुनिया के सारे मामलों से अलग रहते थे, बिल्कुल नहीं। जैसे उसी दौरान कोरिया का युद्ध हुआ, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 1950 से 54 तक चला। भारत ने उसमें पूरी भूमिका निभाई दोनों देशों को मनाने के लिए, और अमेरिका सोवियत संघ भी पीछे से थे, उनको भी अलग किया। और कई बार भारत ने लगातार खुले मन से वकालत की कि जो शस्त्रीकरण की दौड़ चल रही, क्योंकि जब शीत युद्ध शुरू हुआ बच्चों, तो बहुत तेजी से शस्त्र इकट्ठा करने की होड़ मच गई दोनों गुटों में, खूब परमाणु बम बनाओ, वो हथियार उठाओ। भारत ने इसका भी विरोध किया। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ यह कतई नहीं था कि हम दुनिया में हो रहे मामलों से तटस्थ हो जाए, नहीं, दोनों गुटों से तटस्थ हो जाओ, बस दोनों गुटों से किनारे रहो और उन दोनों गुटों से अपना सहयोग बनाकर रखो। यह गुट निरपेक्षता थी। क्यों? क्योंकि इससे संप्रभुता बढ़ेगी। अगर आप किसी भी, संप्रभुता क्या होता है, अपना निर्णय लेने की आजादी, कौन सा देश किसके साथ संबंध बनाएगा, कौन सा देश किसके साथ व्यवहार कैसा रखेगा, यह हमारा फैसला है ना, तो इसको हम संप्रभुता कहते हैं। तो इस चीज पर अगर आप किसी एक गुट में चले जाएंगे तो फिर उसी की बात माननी पड़ेगी। तो हमने ये निर्णय किया, भारत जैसे देशों ने, कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। जैसे पाकिस्तान चला गया अमेरिका के पीछे, भारत नहीं गया, और हम दोनों देशों से सहयोग बनाकर रखेंगे। तो ऐसे देशों को, जो गुट निरपेक्ष देश थे, इनको दोनों गुट पूछते थे, इनको कहा गया तीसरी दुनिया। इनको कहा गया तीसरी दुनिया। यह ध्यान रखिएगा कभी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ऐसे भी देश थे जो किसी गुट में शामिल नहीं थे।
विभिन्न घटनाक्रमों के कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। एक ध्रुव के विघटन के कारण दुनिया में एक ध्रुवीयता व्याप्त हुई और दो ध्रुवीयता का पतन इसे कहा जाता है। सबसे सिंपल जो आप चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत में कहानी ये हुई कि ये दोनों गुट लड़ते रहे और 1991 में मैं भी चर्चा करूंगा लास्ट में कि क्या कारण थे। सोवियत संघ का बच्चों विघटन हो गया। सोवियत संघ क्या हो गया? समाप्त हो गया। सोवियत संघ खत्म हो गया। सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, उसके देश अलग हो गए, आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए और रूस उसका उत्तराधिकारी बना। और दुनिया में जो दो ध्रुवीयता थी, अब एक ध्रुवीयता व्याप्त हो गई जिसको यूनिपोलैरिटी कहा गया। क्या कहा गया? यूनिपोलैरिटी। और किसकी बादशाहत आ गई? अमेरिका। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ खुद विघटित हो गया। सोवियत संघ जो एक बहुत बड़ा पावर था वो खत्म हो गया, इसलिए दुनिया में क्या हो गया? एक ध्रुवीयता आ गई और दो ध्रुवीयता का अंत आ गया। तो जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो चैप्टर यही है कि कैसे दो ध्रुवीयता क्या हुई बच्चों? समाप्त हो गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें और भी चीजों को आपको समझना है। थोड़ा सा आपको दो ध्रुवीयता का पतन क्यों हुआ, इसके कारण पर जाने से पहले सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी, क्यों पतन की नौबत आई, क्या क्या चीजें पीछे इसके रीजन थी, इसको हम एक एक करके थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहानी समझ लीजिए कि 1945 में जो कहानी शुरू हुई वो 1991 तक आई। तब तक क्या चला? शीत युद्ध चल रहा था। तब तक क्या चल रहा था? शीत युद्ध। लेकिन 1991 में क्या हो गया? विघटन हो गया। किसका? सोवियत संघ का। और यहां पर दो ध्रुवीयता की भी समाप्ति हुई और शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। दो ध्रुवीयता का पतन हो गया। इस चीज को नोट करके रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बर्लिन की दीवार जो शीत युद्ध का प्रतीक थी, 1989 में उसे गिरा दिया गया। मैंने बताया था ना, 1961 में बनाई गई और 1989 में उसको गिरा दिया गया। ये बर्लिन की दीवार ऐसे, बर्लिन जो जर्मनी में शहर था, इस दीवार को किसने गिराया और किसने गिराया? आम जनता द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया, तो आम जनता के द्वारा। वहां के लोगों ने कहा कि बहुत हुआ यार, ये शीत युद्ध बहुत हुआ, ये पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई, हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जरूरत है। और जनता ने ही उस दीवार को गिरा दिया और जो सबसे बड़ा प्रतीक थी इस शीत युद्ध की, वो ही खत्म हो गई और जर्मनी का एकीकरण, यानी जिसको यूनिफिकेशन कहते हैं, वो हो गया। जर्मनी जो दो हिस्सों में बटा हुआ था, वो जर्मनी का एकीकरण हो गया और जर्मनी एक जैसा अब पहले में हो गई। और वहीं से माना गया कि अब शीत युद्ध खत्म, और वहीं से यह भी माना गया कि अब कहीं ना कहीं जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ये शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ दो ध्रुवीयता का भी पतन हो गया है। बच्चों एक बात मैं और बीच में बता दूं कि संकल्प 2024 का ये बैच शुरू हो चुका है। संकल्प बैच में आप इनरोल करके अपनी CUET और क्लास 12 दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये कोड Y768 लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले लीजिएगा और वहां से आप क्या करिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, 12th की पूरी सीरीज, इसके अलावा जो हम जितनी भी तरह की सुविधाएं आपको दे सकते हैं, मॉक PDF नोट, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा और पूरा बैच में इनरोल होकर आप पूरे साल की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अड्डा 247 का बैच, अड्डा 247 का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर में जाके CUET आर्ट्स एंड हिंदी सेलेक्ट करके उस बैच को परचेज कर लीजिएगा। उससे आपका 12th और CUET दोनों तैयार हो जाएंगे। आइए आगे अब देखते हैं। ठीक है, तो ये जर्मनी की दीवार गिर गई, ये दो ध्रुवीयता के अंत में ये इंपॉर्टेंट था। अब हमको समझ लेना है थोड़ा सोवियत प्रणाली क्या है, आखिर सोवियत संघ है क्या और इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। देखिए, समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 में रूस में हुई समाजवादी क्रांति, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वोल्शेविक क्रांति। इसको वोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, वोल्शेविक क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। यह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आई थी। पहले जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल कल्याणकारी नहीं थी, वहां एक तरह से कब्जा था, और उसके विरोध में कि नहीं भाई, ये पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति तक संसाधन जाने चाहिए। इसके विरोध में ये समाजवादी सोवियत गणराज्य, इसमें 15 गणराज्य एक साथ मिलकर आए थे जो समाजवादी विचारधारा को लेकर चल रहे थे। वहां से ये USSR बना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये किसको मानता था, ये कंप्लीट साम्यवाद या आप कह सकते हैं समाजवाद को मानता था। मैंने क्या है इसके बारे में पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, यह मानव इतिहास के निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज में समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। बहुत इंपॉर्टेंट। उसने क्या कहा कि दुनिया में निजी संपत्ति पहले नहीं होनी चाहिए, जो संपत्ति है वो सरकार की होनी चाहिए, सरकार सबको उसमें से जो हिस्सा है देगी। तो निजी संपत्ति का पूरा विरोध और दुनिया में समानता कैसे लाई जाए, इसकी पूरी कोशिश थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और नियंत्रित। योजनाबद्ध मतलब होता है प्लान्ड। जो आप भारत में आप देखते हो ना, पंचवर्षीय योजनाएं चली, ये सब वहीं से आई थी। वहां पर प्लानिंग करके अर्थव्यवस्था चलती थी। जैसे पूंजीवाद क्या कहता है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई,
भैया डिमांड और सप्लाई को अपना काम करने दीजिए, जो कीमत होगी तय हो जाएगी, कुछ योजना करने की जरूरत नहीं है, जिस चीज की डिमांड होगी अपने आप वो बन जाएगी अर्थव्यवस्था में। सोवियत गणराज्य कहता कि नहीं, सब कुछ योजनाबद्ध होगी, हम 5-5 साल का प्लान बनाएंगे और नियंत्रित सरकार के कंट्रोल में रहेगी। 15 गणराज्यों ने मिलकर यूएसएसआर बनाया था, ठीक है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, है ना, इस तरह के बहुत सारे देशों ने मिलकर, जिसमें पहले आप यूक्रेन जो देखते हैं वो भी उसमें शामिल था, है ना, किर्गिस्तान, ये सारे देश इसमें जो मध्य एशियाई देश थे, और रूस, ये सब इसमें शामिल थे, ठीक है, चेचन्या। सोवियत प्रणाली में एक ही राजनीतिक दल था जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। आपका एक होमवर्क है बेटा, आप गूगल सर्च करिए और उन 15 गणराज्य के नाम निकालिए जो सोवियत संघ में शामिल थे, एक बार जरूर निकालिए, ठीक है, मैं भी बता दूंगा। तो सोवियत प्रणाली में एक ही राजनीतिक दल था, कम्युनिस्ट पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी वहां पर लोकतंत्र नहीं था, एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट, उसी पार्टी से लोग चुनाव लड़े, उसी को वोट दे, तो ये कोई कम्युनिस्ट होगा नहीं, यूनी पार्टी सिस्टम इसको कहा जाता है। तो केवल एक ही पार्टी वहां काम करती जिसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी कहते थे। पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था। इन देशों को दूसरी दुनिया कहा गया। अभी मैंने बताया था ना, पहली दुनिया पूंजीवादी थे, दूसरी दुनिया ये साम्यवादी समाजवादी देश थे, और तीसरी दुनिया वो गुटनिरपेक्ष देश थे। अच्छा, एक ही दल जब रहेगा तो उसकी नतीजा क्या होगा, सोचो। जब एक ही कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, अराजकता आएगी, भ्रष्टाचार आएगा। भाई उनको पता है दूसरा कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो जितना मन करे लूटो, जिसको जो मन करे काम करो या मत करो, सरकार तो अपनी रहेगी, सारी सुविधा उनके नेताओं को मिलती थी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो एक ही पार्टी थी, और ये जो बदलती चली गई, जो जिसका स्वरूप बदलता गया, ये लोगों में अविश्वास और विद्रोह पैदा कर रहा था। कार से लेके पिन तक सब राज्य के नियंत्रण में निर्माण किया गया, मतलब हर फैक्ट्री, हर उद्योग, सब कुछ स्टेट या सरकार के हाथ में था, सरकार के कंट्रोल में था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था। अब देखो, एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, उन्होंने अधिकारियों को अपने गिरफ्त में कर लिया और अधिकारी मौज में थे। नौकरशाही मतलब क्या, पूरा अधिकारी वर्ग जो होता है, जैसे आप हमारे भारत में आईएएस, पीसीएस, एसडीएम, ये सब लोग होते हैं, वैसे नौकरशाही होता है। तो पूरी व्यवस्था में नौकरशाही का कब्जा था। अच्छा, कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं कि सरकार से नाराज होकर लोग उसको चुन लेंगे तो सरकार नौकरों, जो सरकार अधिकारियों को टाइट करे। सरकार भी मस्त थी और नौकरशाही भी मस्त थे, और वो खूब इंजॉय कर रहे थे। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, कोई व्यक्ति ये कह सके कि नहीं हम खुश नहीं है, हमको दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं था। और वहां पर क्या था, एक तरह से सब कुछ नियंत्रण में था सरकार के, और विशेष रूप से रूस का दबदबा था। एक चीज देखो, एक तो लोगों में यह असंतोष था कि भाई एक ही पार्टी, हम कुछ कह नहीं सकते, और बाकी जो 15 गणराज्य थे उनमें 14 को यह असंतोष था कि रूस का ही ज्यादा दबदबा रहता है। तो अंदर अंदर आग उबल रही थी, ठीक है। रूस का प्रभुत्व था, अन्य गणराज्य उपेक्षित महसूस कर रहे थे। अमेरिका को टक्कर देने के लिए हथियारों की होड़ शुरू हो गई, ठीक है, और जिसने भारी आर्थिक बोझ बना। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान दो, जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो 1945 के बाद एक और चीज शुरू हुई, हथियारों की होड़, या रेस टू आर्मामेंट कहते हैं, हथियारों की होड़। इस हथियारों की होड़ में क्या हुआ, खूब हथियार जो इकट्ठा करना शुरू हुआ। अमेरिका चांद पे जा रहा है तो सोवियत संघ चांद पे जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा दिखावे पे खर्च होने लगा, बहुत ज्यादा पैसा हथियार इकट्ठा करने पे। शक्ति संतुलन, क्योंकि देखो शीत युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस। मतलब दोनों जो टीमें रहे वो एक दूसरे पे क्या नजर आए, एकदम संतुलित नजर आए, ये चीज दिखाई दे रही थी। तो यहां पर 1945 के बाद ये हथियारों की होड़ क्या हो गई, पूरी तरह शुरू हो गई, और इससे आर्थिक बोझ जो है वहां पर पड़ रहा था। प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है और बुनियादी ढांचे में सोवियत संघ पीछे रह गया। 1979 में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, जब वो, एक मिनट, सोवियत संघ ने, यहां अफगानिस्तान लिख लेना, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और वो और कमजोर हो गया। देखो हुआ क्या, सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके रखता था, वो किसी भी और देश, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज थे जो टेक्नोलॉजी में हाई निकल रहे थे, उनसे कोई संबंध नहीं रखता था, तो टेक्नोलॉजी वो बढ़ा नहीं पा रहा था, तो वो कमजोर होता जा रहा था। और 1979 में क्या हुआ, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी सोवियत संघ ने। वहां सेना क्या भेज दी, वहां सरकार अपने हिसाब से बनवानी चाहिए, हस्तक्षेप किया, वहां से उसको और कमजोरी होने लगी। सोवियत संघ में जो व्यवस्था थी वो अनुत्तरदायी हो गई। अनुत्तरदायी मतलब जब वहां पर एक ही पार्टी रहेगी, अधिकारी निरंकुश रहेंगे, तो लोगों के प्रति कोई उत्तर ही नहीं था। लोगों के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए वो खत्म हो गई, उनको किसी का डर ही नहीं था। अब जब एक अनुत्तरदायी सरकार हो जाएगी तो लोगों में क्या होगा, बहुत गुस्सा आएगा, भड़केंगे लोग, इसलिए विघटन होना पड़ा। आर्थिक जड़ता व्याप्त हो गई, होगी ही भाई, जब आप पैसा बेतहाशा खर्च करोगे, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, जिसको कहते हैं हथियार खरीदने के नाम पर करोड़ों डॉलर्स और रूबल्स खर्च हो रहे थे, तो आर्थिक जड़ता तो वहां पे आनी ही थी। जड़ता मतलब होता है आर्थिक रूप से एकदम से कमजोर होना, है ना, जड़ता का अर्थ ये होता है कमजोर होना। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग आपको कहानी समझनी पड़ेगी, गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन।
देखो बेटा, हुआ क्या कि लगातार राष्ट्रपति जो भी सोवियत संघ में बन रहा था, वो इसी भावना को लेकर चल रहा था कि हमें अमेरिका को नीचा दिखाना है, हमें अमेरिका को पछाड़ना है, हमें सोवियत संघ को आगे ले जाना, इत्यादि इत्यादि। तभी एक इंटरेस्टिंग वाक्या हुआ। वाक्या क्या हुआ? 1985 में बच्चे, 1985 में सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, यानी कि मेन जो महासचिव बने, वो बने मिखाइल गोर्बाचेव। एक नाम आया, मिखाइल गोर्बाचेव। और फिर वो क्या हुए? वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी बने। वो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद सोवियत संघ खत्म ही हो गया, फिर रूस आ गया। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि क्या नाटक चल रहा है यार, ना देश में लोकतंत्र है, ना हम दुनिया के बाकी देशों से कंपटीशन कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे होते जा रहे हैं, पश्चिमी देशों से हमने सारे संबंध तोड़ रखे हैं, इसके अलावा यहां पर सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा मैं दोनों फ्रंट पे सुधार करूंगा, पूरी की पूरी पुनर्संरचना करूंगा, यानी पूरा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अमला एकदम ठीक करूंगा, लोकतंत्र लाने की कोशिश करूंगा, और आर्थिक सुधार में खुलापन करूंगा। जो हमने ये अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, दुनिया के बाकी देशों से हम व्यापार नहीं कर रहे हैं या उनकी टेक्नोलॉजी नहीं आने दे रहे हैं, एक गुट को ही दुनिया का अलग हमने कर रखा है, हम इसको अब एक साथ लाएंगे। और उन्होंने सुधार करने की घोषणा की। अब देखो बच्चों, जो परंपरागत 60, 70, 80 सालों से व्यवस्था चली आ रही हो, उसको बदलने की आप रातों रात कोशिश करेंगे तो क्या होगा? विद्रोह होगा। एक तो जिनको फायदा मिल रहा होगा वो भड़क जाएंगे, दूसरा अर्थव्यवस्था जो ठीक या खराब जो एक पर्दे पे चल रही है, एकदम से उसको चेंज कर दोगे तो धड़ाम से गिरेगी। वही हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट हुई, लोग नाराज हुए, उनकी पार्टी के लोग नाराज हुए, क्योंकि उनको लग रहा था यार ये लोकतंत्र लाएगा, हमको इकलौता मजा मिल रहा था, ये इसको क्यों छेड़ रहा है। तो सब लोग इसके विरोध में भी आए और असंतोष धीरे धीरे इतना व्याप्त हुआ कि सोवियत संघ टूट के अलग हो गया। देखते हैं, 1980 के दशक के मध्य सोवियत साम्यवादी दल के महासचिव बने कौन? गोर्बाचेव। यानी 1985 में, दशक के मध्य में, पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए। मिखाइल गोर्बाचेव को लगा कि जो पश्चिम के देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, अमेरिका है, इनमें खूब सूचना और क्रांति आगे बढ़ रही है, और हम लोगों को भी अगर इस सूचना और क्रांति में कदम मिलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब सुधार करना बहुत जरूरी है, हमको इसमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका था, बल्कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के नाम से दो सुधारों की घोषणा की। इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोर्बाचेव ने क्या कहा कि मैं पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये दो तरीके का क्या करूंगा? सुधार करूंगा, जिसमें एक का अर्थ था खुलापन और एक पुनर्गठन या पुनर्संरचना। पुनर्संरचना, तो एक था खुलापन, यानी हम अपने दरवाजे खोलेंगे दुनिया के देशों के साथ, और एक पुनर्संरचना करेंगे, ये ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका में शामिल था। और गोर्बाचेव ने प्रशासनिक और आर्थिक सुधार इसको करने के प्रयास किए। और जैसे ही इन प्रयास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे सोवियत संघ विघटन की तरफ बढ़ा, क्या क्या घटनाक्रम हुए। तो जैसे ही इन सुधारों की इन्होंने घोषणा की, वैसे ही तहलका मच गया सोवियत संघ में। अच्छा, उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने अमेरिका से धीरे धीरे संबंध भी बेहतर करने शुरू किए। उन्होंने अमेरिका से बातचीत करनी शुरू की, उन्होंने अमेरिका के साथ समझौते करने शुरू किए। यानी उन्होंने एक तरह का ये इशारा कर दिया था कि अब हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। और इसीलिए उसी दौरान 1989 में, याद करो, अभी मैंने बताया था, बर्लिन की दीवार भी गिरी थी। ये माहौल ही बन गया था कि अब बस, अब ये युद्ध, अब ये जो चल रहा है तनातनी, ये नहीं होगा। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के प्रभाव के तहत सोवियत व्यवस्था में अस्थिरता का वातावरण बन गया। अस्थिरता कैसे बनी भाई? राजनीतिक अस्थिरता ही बनी। पहले एक ही दल था, बात होने लगी कि उस दल की विशेषता खत्म हो जाएगी। आर्थिक तौर पर जो केवल समाजवादी व्यवस्था चल रही थी, धीरे धीरे उसको पूंजीवाद की तरफ ले जाने का प्रयास होने लगा। यानी क्या होने लगा? जो साम्यवाद या समाजवाद था, जो अडिग था, उसको धीरे धीरे अब पूंजीवाद की तरफ ले जाने का प्रयास हुआ। और बेटा, ये जो पूंजीवाद ले जाने का प्रयास हुआ, इससे क्या आई? अस्थिरता आई। ठीक है, अस्थिरता आई। इसको एक नाम दिया गया था, मैं थोड़ी देर बाद उस नाम को बताऊंगा आगे। तो अब अस्थिरता आ गई, सारी व्यवस्था रातों रात बदलने लगी। सारी व्यवस्था जो पहले सरकार के हाथ में थी, वो प्राइवेट हाथों में देने की बात होने लगी। तो एक अर्थव्यवस्था आ गई। आर्थिक सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था को आघात लगा। राजनीतिक सुधार के पक्ष में स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, अब एक चीज बताओ, जब सब कुछ एक आदमी के हाथ में है, वो अगर उसको बांटना पड़े तो चाहेगा? कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी लगा ये क्या भांग खा लिया इसने, यार हमें सब कुछ मजा मिल रहा है, मिलने दो। मगर नहीं, वो कह रहे थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सोवियत सरकार कमजोर होने लगी क्योंकि उसका विरोध होने लगा। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया सोवियत संघ से अलग हो गए। गोर्बाचेव के खिलाफ विद्रोह हो गया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, तो जो हम कहानी शुरू से लेकर चल रहे थे, जो 1945 में सोवियत संघ से शीत युद्ध शुरू हुआ,
वो 1991 में आकर क्या हुआ, उसका विघटन हो गया। और विघटन क्यों हुआ? क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब, प्रशासनिक स्थिति खराब, गोर्बाचेव ने अचानक सुधारों की घोषणा की, सरकार एकदम अनुत्तरदायी हो गई। ऐसा नहीं कि केवल गोर्बाचेव के सुधार ही उसके कारण बने, ये सारे कारण पीछे से चलते आ रहे थे। लास्ट में मैं सभी कारणों की चर्चा करूंगा। सारे कारण पीछे चलते आ रहे थे और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। लेकिन गोर्बाचेव की अगर आप भूमिका देखो तो यह निकल के आएगी कि भैया गोर्बाचेव ने जो 2 सुधारों की घोषणा की, उन सुधारों से आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता आ गई और वहां पर क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसी को कहा गया शॉक थेरेपी, जो आया बच्चों 1990 में। यहां पर ध्यान देना, शॉक थेरेपी क्या था? वही जो मैं आपसे बता रहा था कि साम्यवाद से जो पूंजीवाद की तरफ बढ़े, तो ये क्या था? ये एक कष्टप्रद चीज थी। क्या था ये? क्या था? एक कष्टप्रद संक्रमण था। कष्टप्रद यानी इतना आसान नहीं था। इसी को कहा गया शॉक थेरेपी। शॉक क्यों कहा गया? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था को शॉक लग गया था। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना, यह कहा गया शॉक थेरेपी। यह क्या था? आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, आघात। जैसे आप देखते हो कोई व्यक्ति जब वेंटिलेटर पे होता है, लास्ट में उसको ऐसे एकदम से उठता है वो, है ना, मतलब उसको जलाया जाता है, सीने पे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, वैसा ही था कुछ। तो ये क्या किया गया, इसके अंतर्गत सोवियत संघ के गणराज्य का एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर कष्टप्रद संक्रमण हुआ। संक्रमण मतलब ट्रांसफर, मतलब पहले जो चीज सत्तावादी थी, जहां एक आदमी की सरकार पार्टी की थी, समाजवादी थी, उसका क्या करना पड़ा, पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ हमको क्या करना पड़ा, उसको ट्रांसफर करना पड़ा, जो गोर्बाचेव की नीति थी। और इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया। दोबारा बता रहा हूं, इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मतलब यह हुआ कि रातों रात आप क्या करोगे, समाजवादी व्यवस्था को पूंजीवादी में तब्दील करोगे। तो ये इतना आसान नहीं होगा, कष्टप्रद होगा, इससे बहुत हानि भी हुई। यह व्यवस्था विश्व बैंक और आईएमएफ से प्रभावित थी। जाहिर सी बात है, विश्व बैंक और आईएमएफ तो पूंजीवादी व्यवस्था पर काम करते ही हैं। जैसे ही थोड़ा सा गोर्बाचेव ढीले हुए और उन्होंने कहा कि मैं सुधार कर रहा हूं, उन्होंने कहा ठीक है, तुम आर्थिक सुधार कर दो, तुरंत पूंजीवाद की तरफ चलो। भारत में भी नई आर्थिक सुधार आईएमएफ द्वारा ही दिया गया था। तो ये आईएमएफ और विश्व बैंक से प्रभावित थी। संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि जो संपत्ति, आईएमएफ ने भी कहा कि जो हर चीज सरकार अपने कब्जे में करके बैठी है, इसको हटाओ और प्राइवेट लोगों के हाथ में संपत्ति को दो। मुक्त व्यापार को इसके लिए आवश्यक माना गया। मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है? फ्री में ट्रेड नहीं। मुक्त व्यापार का मतलब जैसे पहले व्यापार करना है तो बहुत टैक्स लगाया जाएगा व्यापार पे। मुक्त व्यापार मतलब उस टैक्स को हटाओ, दुनिया के बाकी देशों के साथ जो व्यापार बनकर रखा है उसको चालू करो। ये सब चीजें उसमें शामिल की गई। बहुमूल्य राज्य की संपत्तियों को बेचा गया, जो विश्व की सबसे बड़ी गराज बिक्री कराई। क्यों बेचा गया? निजीकरण के नाम पर। देखो, जब ये आर्थिक सुधार हुए तो सबसे बड़ी बात आई कि निजीकरण करो, प्राइवेट करो चीजों को। तो प्राइवेट करने के लिए सरकारी जो कंपनियां थी उनको सस्ते सस्ते दामों में बेच दिया गया और इसको गराज बिक्री दुनिया का सबसे बड़ा कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गराज बिक्री कहां हुई? तो सोवियत संघ में हुई या रूस में हुई। शॉक थेरेपी के समय निजीकरण के लिए ये किया गया था। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? रूस सहित इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, होनी ही थी, जाहिर सी बात है, अचानक चेंज हुआ है ना। राज्य निलंबित, अर्थव्यवस्था चौपट हो, राज्य नियंत्रित, बेटा यहां कर लेना, राज्य नियंत्रित। ठीक है, जो राज्य के नियंत्रण में था इसको नियंत्रित कर लेना, पीडीएफ में ठीक दे दूंगा। जब राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो गई। रूस की मुद्रा रूबल का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन मतलब पता हो क्या होता है? वैल्यू घट जाना, सीधा मतलब समझो। रूस की मुद्रा क्या थी? सोवियत संघ की मुद्रा रूबल थी, उसकी वैल्यू बहुत तेजी से घट गई। मतलब पहले 1 रूबल में अगर विदेश का कोई 10 सामान मिलता था, वो 4 मिलने लगा, कम हो गया। तो अब ये रूस की वैल्यू की, मुद्रा की वैल्यू भी कम हो गई। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की व्यवस्था बंद हुई। ये क्या होता है भाई, सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि समाजवादी व्यवस्था में कल्याणकारी राज्य होता है। जन कल्याण करना यानी लोगों के कल्याण की चिंता करना, लोगों की सुरक्षा, पेंशन, उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी व्यवस्था करना, ये सब कम हो रहा है। नहीं, ये सरकार इसका बोझ नहीं उठाएगी, ये कम हो गया। बैंक दिवालिया हो गए। यानी कुल मिलाकर शॉक थेरेपी से अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई, बहुत तगड़ा उसको आघात लगा। तो ये आप नोट कर लेंगे। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर जहां ये सोवियत संघ का विघटन है, जो हमारा लास्ट चैप्टर, ये मतलब मेन चैप्टर है, इसके कारण। अब बात आएगी कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था। सबसे बड़ा कारण इसमें आर्थिक जड़ता आई, और ये खास करके जो शस्त्रों की दौड़ थी, शस्त्रों की दौड़, ये इसमें मुख्य रूप से उत्तरदायी थी भाई। देखो, और हाँ, इसमें क्या हुआ, बहुत सारा शस्त्रों की दौड़, यानी शस्त्र इकट्ठा करने के लिए। इसके अलावा कल्याणकारी राज, यानी
हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, उसकी जिम्मेदारी उठाना, रोजगार उठाना, इन कारणों से जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत खराब होने लगी। और खासकर शस्त्र इकट्ठा करने के लिए हजारों मिलियन डॉलर क्या क्या खर्च करते थे। तो वहां पर इतनी आर्थिक विपत्ति आ गई थी कि अब सबका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। इसलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ। दूसरा, अनुत्तरदायी सरकार। अनुत्तरदायी सरकार का मतलब यह था कि यहां पर केवल एक दल था, केवल एक दल, लोकतंत्र का अभाव, है ना। अब जब लोकतंत्र का अभाव रहेगा तो कोई भी जनता की क्यों सुनेगा, उसको पता है कि मेरी ही सरकार रहने वाली है, हमको कोई छेड़ नहीं सकता है। तो सरकार लोगों के प्रति अनुत्तरदायी हो गई, सरकार कभी लोगों का जवाब ही नहीं देती थी। और यही नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी की कमी थी, मैंने शुरू में आपको बता दिया है, यानी कोई अपनी बात कह नहीं सकता था। तो इस कारण वहां के लोगों में असंतोष हुआ। जो 15 गणराज्य मिले थे वो भी अलग। अच्छा, यही नहीं, ये अलग कैसे हो गए, उन 15 गणराज्यों में अपने अपने देश में क्या हो गया, विद्रोह की भावना भड़कने लग गई थी कि हम विद्रोह करेंगे। प्रशासनिक जड़ता। प्रशासनिक जड़ता का मतलब क्या था, भ्रष्टाचार। जो पूरा प्रशासन था बच्चों, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो एकदम से रुक गया था। नौकरशाही के कब्जे में सारा मामला था, वो काम नहीं करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, लोगों के काम नहीं हो पाते थे, लोगों की कोई सुनता नहीं था। तो इसलिए विघटन का ये कारण बना। और गोरबाचेव के सुधार, मैंने आपको बताया ना, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, इन सुधारों से क्या हुआ, एक तरह की क्या हो गया, एक तरह की अस्थिरता आ गई। और रातों रात जो ये शॉक थेरेपी हुई, जो आघात पहुंचाकर उपचार करने की कोशिश हुई, इन सभी चीजों ने अब ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। यानी अब वहां प्रशासन भी खत्म, वहां सरकार भी लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वहां पर एक तरह से गोरबाचेव ने अचानक सुधार लाकर रख दिए, उसके खिलाफ विद्रोह भी हुआ। विद्रोह हालांकि सफल नहीं हो पाया, लेकिन उनके नेताओं ने विद्रोह कर दिया, वहां लोगों ने भी विद्रोह कर दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, एकदम से सुधार कैसे कर रहे हो। तो उन सुधारों के कारण भी क्या हुआ, वहां पर सोवियत संघ का विघटन का नतीजा आ गया। ठीक है, और प्रशासन भी बिल्कुल खराब हो चुका था। ये सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण थे जो आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इस पर आप 2-2 लाइन बना के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ, यानी इसके रिजल्ट क्या क्या निकले। सबसे पहला रिजल्ट ये निकला कि शीत युद्ध खत्म हो गया। भाई 1945 से 1991 तक सोवियत संघ भी था और अमेरिका भी था। जब दो गुट थे तो दोनों में तनातनी भी थी। जब एक गुट खत्म हो गया तो शीत युद्ध अपने आप समाप्त हो गया। सबसे पहला, दो ध्रुवता का पतन हो गया और यहां से एक ध्रुवता व्याप्त हो गई, यानी केवल अमेरिका का अकेले दादागिरी व्याप्त हो गया। पहले दो ध्रुवता थी, अब ये दो ध्रुवता का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हो गया। भाई एक ध्रुव ही खत्म हो गया। भाई ऐसे था ना, दो ध्रुव था, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। अब ये खत्म हो गया तो एक ध्रुव केवल रह गया। नए राज्यों का अभ्युदय। नए राज्य मतलब देखो, जो 15 गणराज्य मिलकर पहले एक सोवियत संघ था, अब सब अलग हो गए तो अलग अलग देश बन गए, है ना। यूक्रेन अलग हो गया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, हर देश अलग हो गया। सोवियत वो जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर अलग से बनने लगे, पहले केवल यही बनता था, सोवियत संघ के नाम से सब कुछ था। तो नए नए देश और राज्य भी निकल कर आए जो अलग हो चुके थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एक तरह से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया रूस। और संयुक्त राष्ट्र संघ में, मैं आगे आपको संगठन वाले में पढ़ाऊंगा, बाकी टॉपिक वैसे पढ़ा चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद होती है, यूएनओ जिसको कहते हैं, उसमें 5 स्थायी सदस्य थे जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं। उसमें पहले यूएसएसआर था, अब यूएसएसआर के विघटन के बाद, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद वो जगह रूस को दे दी गई और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। पूंजीवाद का प्रसार होने लगा क्योंकि साम्यवाद की विचारधारा खत्म होने लगी और पूंजीवाद तेजी से बढ़ने लगा। लोकतांत्रिक विचार का प्रसार होने लगा। और इन जो देश अलग अलग अभ्युदय, जो नए राज्य बने थे, इन लोगों ने मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। मतलब एक ग्रुप बना लिया कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, जो सोवियत संघ से अलग हुए हैं, हम मिलजुल कर रहेंगे, आपस में एक समझौता भी करके रहेंगे, लेकिन अब सब अलग अलग देश बन गए। तो सोवियत संघ के परिणाम के रूप में ये चीजें निकलकर आई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना, रूस बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता किसको दी गई, रूस को दी गई। ये सब सवाल अलग से पूछे जाते हैं। अब जो नए राज्य बने वहां भी इतना मामला आसान नहीं था, कुछ राज्यों में बड़ी दिक्कतें भी आई, जरा उसको देख लेते हैं। रूस के जो 2 गणराज्य थे, चेचन्या, दागिस्तान, इसमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, यानी रूस में भी बहुत खिटरी पिटरी चली। मध्य एशिया जो है, एशिया के बीच में तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के देश हैं। तो तजाकिस्तान में 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह युद्ध चला, उनके घर के अंदर ही युद्ध चल रहा था, वो शांति नहीं हो पा रहे थे, और ये सब शामिल थे सोवियत संघ में पहले। अजरबैजान में अलगाववादी अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। अर्मेनिया एक देश था, तो अजरबैजान से कुछ लोग जाके अर्मेनिया में मिलना चाहते थे, ये वहां पे खिटपिट चल रही थी। जॉर्जिया में भी गृह युद्ध चला। क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश में गृह युद्ध चला, ये सब पहले सोवियत संघ में थे, अलग होने की बात की कहानी बता रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जीनिया में, जॉर्जिया में सरकार विरोधी आंदोलन हुए।
तो ये जो देश थे, यहां भी सरकार विरोधी आंदोलन हुए, और ये देश कहीं ना कहीं, ये किर्गिस्तान कर लीजिएगा बेटा, किर्गिस्तान, ठीक है। यहां पर भी क्या हुए, देश विरोधी, बहुत सरकार विरोधी आंदोलन हुए। यूक्रेन का और रूस का भी युद्ध चल रहा है, आपको पता ही है। तो जो सोवियत संघ से अलग गणराज्य हुए, अगर रूस को छोड़ दें तो लगभग सभी जगह, रूस में भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन बाकी बहुत सारे देशों में भी क्या हुआ, एक इस तरह के विरोध देखने को मिल रहे थे। चेकोस्लाविया जो एक देश था, वो भी दो भाग में बट गया, चेक और स्लोवाकिया। हालांकि ये शांतिपूर्ण रूप से बट गया, इसमें बहुत विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन चेकोस्लाविया भी बदला था। क्वेश्चन पूछा था चेक और स्लोवाकिया पहले कौन सा देश था, तो चेकोस्लाविया था, या चेकोस्लाविया दो किन हिस्सों में बटा, तो चेक और स्लोवाकिया में बट गया। तो ये वो देशों की मैंने स्थिति आपको बता दी। एनसीईआरटी भी मेंशन करता है कि जो देश अलग हुए उनकी स्थिति क्या बनी, ये क्वेश्चन यहां पर आ सकता है। अब जरा सा देख लेते हैं कि जो ये अलग अलग देश बने, जो पूर्व साम्यवादी देश थे, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, भारत का उनका कैसे संबंध है। तो भारत ने साम्यवादी रह चुके देशों से अच्छे संबंध स्थापित किए। सबसे पहले तो आप ये नोट करके रखना, भारत किसी से खराब संबंध बनाता ही नहीं है, लेकिन इन देशों से अच्छा संबंध है। रूस के साथ भारत का गहरा संबंध रहा, आपको पता ही है, रूस और भारत की दोस्ती बहुत गहरी है। पहले जब सोवियत संघ हुआ करता था, तब भी बच्चों रूस और भारत का बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था, मतलब सोवियत संघ और भारत का। 1971 के युद्ध में रूस ने बहुत सहायता भी की थी, और उस समय हम लोगों ने एक उनसे समझौता भी किया था मैत्रीपूर्ण, कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो एक दूसरे को मिलकर सहायता करेंगे। इसी के लिए भारत का विरोध भी हुआ था कि भारत, आप तो कहते हो कि आप गुट निरपेक्षता हो, आप तो किसी गुट में नहीं जा रहे, पर आप सोवियत संघ के करीब जा रहे हो। खैर ऐसा हुआ था। और भारत की फिल्में, कलाकार इन देशों में बहुत पसंद किए जाते हैं। इसको बेटा बोलते हैं सॉफ्ट पावर, ठीक है। ये मैं आपको सुरक्षा वाले चैप्टर में फिर से पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज में पढ़ा चुका हूं कि जो भारत के कलाकार हैं, फिल्में हैं, अभिनेता हैं, वो वहां पर बहुत फेमस थे। भारत और रूस दोनों बहुध्रुवी विश्व की कल्पना करते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। बहुध्रुवी मतलब कोई एक नेता ना हो, और रूस तो करेगा ही, क्योंकि अब सोवियत संघ खत्म हो चुका है। तो उसको लगता है कि दुनिया में बहुत सारे ध्रुव होने चाहिए, बहुत सारे पावर होनी चाहिए, केवल अमेरिका की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। अमेरिका भी यही चाहता है, भारत भी यही चाहता है कि बहुध्रुवी विश्व होना चाहिए, मतलब बहुध्रुव है, कई शक्तियां होनी चाहिए। भारत रूस की बात करें तो भारत और रूस में गहरा और दोस्ताना संबंध है। भारत को रूस से संबंध के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने, चीन के साथ अपने संबंध में संतुलन लाने में फायदा हुआ है ना। रूस के साथ अगर अच्छा संबंध रहेगा तो चीन अगर परेशान करेगा तो रूस वहां पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि कई बार रूस और चीन का एक जैसा विचार मिलता है तो भारत को खतरा रह सकता है। दूसरा, भारत के, आपको पता है, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे जगहों पर रूस के साथ दोस्ती है। उसके अलावा रूस से भारत जो है ईंधन भी लेता है और हथियार भी लेता है। तो भारत और रूस के संबंध हमेशा बेहतर रहे हैं और दोस्तीपूर्ण संबंध रहे। राष्ट्रपति येल्तसीन जो है, येल्तसीन है ये, देखो एक चीज ध्यान रखना, रूस के पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्तसीन, ये ध्यान रखना। रूस के पहले राष्ट्रपति ये बने बोरिस येल्तसीन, बोरिस येल्तसीन। और सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति बने, सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव। ये कंफ्यूजन मत रखना, मिखाइल गोर्बाचेव। तो रूस के पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्तसीन, आखिरी राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव। तो राष्ट्रपति जब रूस के पहले बने बोरिस येल्तसीन तो उन्होंने भारत की यात्रा की। दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग की संधि भी हुई है। हालांकि जब इन्होंने संधि की तो एक चीज को खत्म कर दिया, जो रूस और भारत के बीच में पहले एक संबंध था कि दोनों में से किसी देश पर कोई हमला करेगा तो दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे, इस चीज को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए गए। नरसिम्हा राव की रूस की यात्रा हुई, भारत की तरफ से नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे वो रूस गए। फिर भारत के प्रधानमंत्री देवगौड़ा बने, वो भी गए। मोदी जी की भी 2018 में एक सोची शहर है, सोची एक शहर है रूस में, वहां यात्रा हुई। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति रहे उनकी भारत यात्रा हुई, तो जो अभी भी है। तो ये सारी यात्राओं से बताता है कि भारत और रूस में लगातार मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के समय में हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी रूस को एक शिकायत रहती है, रूस को ये लगता है कि भारत जो है वो अमेरिका के ज्यादा नजदीक जा रहा है, और रूस अमेरिका में बिल्कुल अभी भी तनातनी है। और लेकिन भारत ने अपने गियर शिफ्ट किए हैं, वो हर तरफ संबंध बनाना चाहता है। तो अमेरिका से नजदीकियों पर रूस को आपत्ति रहती है, फिर भी भारत ने उसको संतुलित करने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 2 वैसे तो है, अब चैप्टर नंबर 1 हो गया है, दो ध्रुवता का अंत, जिसमें हम लोगों ने देखा कि शीत युद्ध के प्रारंभ से दुनिया दो ध्रुवों में बट गई, और दो ध्रुवों में बटने के बाद दो ध्रुवता समाप्त हुई और दो ध्रुवता शुरू हुई और शीत युद्ध शुरू हुआ। 1991 में आकर जो मैंने आपको कारण डिस्कस किए, प्रशासनिक, आर्थिक, गोर्बाचेव के सुधार, इन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हुआ।
दो ध्रुवता भी खत्म हुई और शीत युद्ध भी खत्म हुआ, और इन कारणों से क्या क्या असर पड़ा हमने इसकी चर्चा की। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का कोई आपको डाउट परेशानी हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, avnish.tripathi@adda247.com, ठीक है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा संकल्प बैच परचेज करिए, Y768 या जो भी बैच चल रहा है इसको परचेज करिए, जिसमें ये कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। अड्डा 247 का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, और ये डाउनलोड करते ही आप स्टोर पर जाइए और स्टोर पर जाकर वहां से CUET या आर्ट्स इन हिंदी, अंडर ग्रेड एग्जाम के अंदर CUET आर्ट्स इन हिंदी आएगा, उसको सेलेक्ट करके कोर्स को परचेज कर लीजिए, और आप अपनी CUET और 12th दोनों की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले चैप्टर को लेकर और महत्वपूर्ण जानकारी और आपके जो कंसेप्ट हैं उसको लेकर। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।